नमस्कार दोस्तों। अगर दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री नस पर सिर्फ एक देश का कंट्रोल हो जाए और दुनिया का 20% तेल एक टोल टैक्स के नीचे आ जाए और अगर अमेरिका की सबसे ताकतवर नौसेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़े तो समझ लीजिएगा कि मिडल ईस्ट में सिर्फ जंग नहीं बल्कि दुनिया की नई ताकत का जन्म हो रहा है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, एक संकरा रास्ता नहीं है, केवल एक जल की पट्टी नहीं है। ये अब अमेरिका वर्सेस ईरान की सीधी शक्ति परीक्षा बन चुका है। और इस बार ईरान सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है बल्कि ओमान के साथ में मिलकर के एक ऐसा प्लान बना रहा है, एक प्लान डिज़ाइन कर रहा है जिससे अमेरिका की पूरी रणनीति हिल सकती है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर ईरान वर्सेस ओमान कौन सा नया प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं और क्यों अमेरिकी हज़ारों कोशिशों के बावजूद भी हार चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तरीके से नहीं खुलवा पाया, और कैसे टोल सिस्टम के जरिए ईरान पूरी दुनिया पर एक आर्थिक दबाव बना सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ उस समय टोल टैक्स को लेकर के। पिछले वीडियो में मैं आपको डिस्कस किया था किस तरह से ईरान की संसद में टोल से संबंधित एक प्रस्ताव रखा गया जो वहाँ की संसद में पास हो चुका है। और दोस्तों, मिडल ईस्ट की ताकत का नक्शाना इसके बाद पूरी तरीके से बदल सकता है, ये कहना है कुछ एक्सपर्ट्स का। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा 3 बड़ी वजह जिनकी वजह से अमेरिका इस बार सीधे टकराव से डर रहा है। और दोस्तों, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री गलियों में से एक है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा ये रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हुई है। अगर हम न्यूमेरिक फैक्ट को ध्यान से देखेंगे, 20% क्रूड ऑयल, दुनिया का 20% क्रूड ऑयल यहीं से सप्लाई होता है। आज वो काफ़ी हद तक बाधित हो चुका है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ रहा है आप अच्छे से देख रहे होंगे। कई राज्यों के अंदर उसको तेल की सप्लाई ठप हो चुकी है, बंद हो चुकी है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है। सोचिए, लोग इस समय हाथापाई कर रहे हैं, मतलब सरफुटेबल जूता इंतजार कर रहे हैं। जहाँ पे कुछ जगह गैस वगैरह सीएनजी गैस वगैरह मिल रही है वहाँ पे लोग लंबी लाइन लगा रहे हैं 2-3 किलोमीटर तक। कुछ लोग नाइट में वहीं पर सो रहे हैं, बस सड़क के किनारे, पेट्रोल पंप के किनारे, कि भैया अगर मैं घर जाऊँगा तो मेरा नंबर कट जाएगा ना। सोचिए, ये हो चुकी है हालत। और हमारे पीएम मोदी ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है, 5 अप्रैल कर दी है, उसको ध्यान से आपने सुना ही होगा। इसका अटैच मैं यहाँ पर कर दूँगा, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। सोचिए आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, सोचा आपने कभी? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी काफ़ी कमज़ोर थी, हमारा फोकस किसी और जगह पे था। ये मालूम है कि अगर हमारा ये कंजप्शन इतना लगातार होना है, लगातार ये बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, मार्केट में व्हीकल नए से नए निकल रहे हैं, तो आखिर हमने अपना स्टोरेज इतना और देशों के मुकाबले कम क्यों रखा? विश्व गुरु की असली हकीकत क्या यही थी कि 70 दिन इस जंग को चले हुए नहीं हम लोग रहते की तरह फैल गए। सोचिए, इस जंग की वजह से अन्य देशों पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट उनकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी मजबूत है। किसी भी देश के पीएम ने, किसी भी देश के राष्ट्रपति ने आकर के ये अब तक नहीं बोला है कि आप ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। खाने का तेल तक आप कम खरीदो, कम इस्तेमाल करो। क्या करोगे भाई? जो हमारा पाम ऑयल वगैरह होता है, जो हमारा खाने का ऑयल है, क्या उसको छींटे मार करके आप खाना बनाओगे क्या? क्या यही था सबका विकास? क्या यही था हमारा अमृतकाल? क्या यही हमारा डंका बज रहा है? क्या यही था विश्व गुरु? थिंक अबाउट इट। चलिए वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। और दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल यहाँ से निकलता है, अन्य देशों तक पहुँचता है। और कतर की एलएनजी यानी कि गैस सप्लाई का लगभग 80% हिस्सा इसी रास्ते से जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। और एशिया के बड़े देश जैसे कि आपका चीन हो गया, भारत हो गया, जापान, दक्षिण कोरिया, सब इस रास्ते पर डिपेंड हैं। यानी कि अगर हॉर्मुज़ रुकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बाधित होता है, तो सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिलती है। लेकिन अब यही हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक नया भूचाल का केंद्र बन चुका है। जी हाँ, अब इसको सरेंडर करने के लिए ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान अब यही कह रहा है कि इस पर 100% कंट्रोल मेरा रहेगा और मैं यहाँ पे करूँगा टोल वसूली, और जो ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है। सोचिए, अगर यहाँ पर टोल वसूली ईरान के अंडर में आ गई या ईरान ने टोल वसूली स्टार्ट कर दी तो आने वाले चंद सालों में दुनिया का सबसे ताकतवर देश ईरान बन जाएगा, ओमान बन जाएगा। क्योंकि खबर यही कही जा रही है कि ईरान और ओमान मिल करके इस इलाके में परमानेंट टोल सिस्टम लाने पर चर्चा कर रहे हैं। मतलब जो भी जहाज़ इस रास्ते से गुजरेगा उसे टोल देना पड़ सकता है। और अब सुनने में ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला लग सकता है, लेकिन असली कहानी ना इससे कई ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि ये सिर्फ टोल नहीं बल्कि कंट्रोल की लड़ाई बन जाएगी। सोचिए, जिस रास्ते से दुनिया का तेल गुजरता हो उस रास्ते पर कंट्रोल, मतलब पूरी दुनिया की नब्ज़ पकड़ लेना। और ईरान का कहना यह भी है कि इस इलाके की सुरक्षा अमेरिका नहीं बल्कि क्षेत्रीय देश मिलकर के संभालेंगे।
और इसी वजह से ओमान के साथ नई रणनीतिक बनाई जा रही है। ईरान और ओमान दोनों मिलकर के नया प्लान बना रहे हैं। दोस्तों समझिए एक बात ध्यान से, ठीक है। मिडल ईस्ट में ओमान एक ऐसा देश है जिसे न्यूट्रल माना जाता है। जी हाँ, ओमान के रिश्ते अमेरिका से भी अच्छे हैं, ओमान के रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं। सोचिए, जब बाकी अरब देश खुल करके ईरान के खिलाफ दिखाई देते हैं तब भी ओमान बातचीत का रास्ता खुला रखता है। और यही वजह है कि ईरान चाहता है कि अगर दुनिया उसे भरोसेमंद नहीं मानती है तो कम से कम ओमान को देख करके इस सिस्टम को स्वीकार कर ले। जी हाँ, ईरान भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से अपने अपने चारे चल रहा है। दोस्तों इस पर आपका क्या विचार है? दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, काफ़ी दिलचस्प टॉपिक है। अब इस पर आपका क्या विचार है? क्या सच में ईरान को ये अधिकार दे देना चाहिए कि वो टोल वसूली करे, या फिर ईरान अब कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, लगातार अपनी शर्तें सुना रहा है? आपको याद होगा ईरान ने अभी अमेरिका को अपनी शर्तें सुनाई थी कुछ टाइम पहले, जिसमें पहली शर्त इसकी ये थी कि न्यूक्लियर पावर आप मुझे बनने से रोकोगे नहीं। सोचिए, बिना न्यूक्लियर पावर बने इसने अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। अगर ये न्यूक्लियर देश बन गया ईरान तो ये कितना बड़ा तांडव करेगा। और यही डर इस समय ट्रंप को और इजराइल को सता रहा है कि अगर हमने वो परमिशन दे दी, या इसके बाद 60% में 450 किलो यूरेनियम का संवर्धन हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है। अब इसको 90% करना है बस केवल। और जब 60% होता है बंदा 90% कर ही लेता है क्योंकि इसके सपोर्ट में भी चीन भी है, रूस भी है, कोई भी इसको सपोर्ट कर सकता है। 30% जो रिमेनिंग गैप है उसको फिल कर सकता है। तो ये डर वास्तविक रूप से इजराइल और ट्रंप के अंदर बहुत तगड़ा बना हुआ है, इसलिए वो नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने। और दूसरी इसकी शर्त ये है कि जितना जंग में मेरा नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो। तीसरी इसकी शर्त ये भी है कि भाई फ्यूचर में अमेरिका इसके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, उसको चाहिए इंटरनेशनल गारंटी, रिटर्न में चाहिए उसको गारंटी। और चौथी इसकी शर्त अब ये हो चुकी है ऐड कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर मैं करूँगा अधिकार, यहाँ पर टोल वसूली मैं करूँगा, जो ये ट्रंप या फिर अमेरिका नहीं होने देगा। बाकी देखते हैं अब क्या होगा। लेकिन जंग अगर ये बड़ी लंबे समय तक, तो भारत की हालत काफ़ी खस्ता हो सकती है। मैं क्यों अपने पड़ोसी देशों की बात करूँ, मैं बात करूँगा अपने देश की ना। कुछ लोग बोलेंगे भैया पाकिस्तान से हमारा देश काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन पाकिस्तान से करोगे तो विकास कैसे कर पाओगे? कंपैरिजन करो, एक काम करो, चीन के समय मत दो। आज़ादी के समय पर इंडिया और चीन की जीडीपी बिल्कुल सेम सी थी, और आज हमसे कितना गुना जीडीपी है चीन की, जरा देखिए एक बार। कंपैरिजन करना है तो कम से कम ऊपर वाले लोगों को देखो, फिर अपना कंपैरिजन करो, तब ग्रोथ कर पाओगे। अगर आप डाउन वाले इंसान को देख रहे हो, डाउन वाले देश को देख रहे हो, तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। बस आपने गालिबी ख्याल पाल लिया कि आप उससे एक अच्छे देश हो, बस केवल हमारे देश के अंदर विकास काफ़ी अच्छा हो रहा है। आप कंपैरिजन मत करो डाउन वाले से, विकास करना है तो कंपैरिजन ऊपर वाले किसी देश से करो। चलिए वापस आते हैं फिलहाल टॉपिक की तरफ। और दोस्तों ईरान का ये दावा है कि अमेरिका ने हज़ारों चालें चली, लेकिन फिर भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया। ईरान का ये दावा है, और ये दावा काफ़ी हद तक बिल्कुल सही भी है। हमने खुद देखा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने किस तरह से दबाव बनाने का प्रयास किया था अपने स्टेटमेंट के माध्यम से, अपने एक्शन के माध्यम से। लेकिन इसकी तमाम जो स्टेटमेंट थी, धमकियाँ थी, वो निकली गीदड़ भभकी। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जो IRGC है, दिस इज़ कॉल्ड ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड, जो ईरान की सेना है, उसके अधिकारियों ने खुल करके ये कहा है कि हमारी उंगली ट्रिगर पर है। हल्का सा आपने हमारे ऊपर एक हल्का सा हमला किया और हमारा ट्रिगर दबा। और दोस्तों ये सिर्फ एक बयानबाजी नहीं है, ध्यान रखिएगा। पिछले कुछ सालों में ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी अधिक ग्रो किया है। एंटी शिप मिसाइल इसकी तैनात की गई इसके द्वारा, या तेज़ स्पीड वाली नौकायान का नेटवर्क इसके पास में, और अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस का एक बहुत बड़ा जखीरा इसके पास बन चुका है। और समुद्र के नीचे इसने बहुत सारी जो है उसने माइन बिछा रखी है, सोचिए। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास में हज़ारों किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें हैं जो पूरे गल्फ़ क्षेत्र में अमरीकी बेसों को निशाना बना सकती है, सेकंडों में उनको तबाह कर सकती है, उनको राख या फिर खाक बना सकती है। आप खुद सोचिएगा कि अगर ईरान और ओमान मिल करके हॉर्मुज़ के दोनों तरफ निगरानी और टोल सिस्टम लागू कर देते हैं तो क्या मंजर होगा? क्या अमेरिका इस बात को एक्सेप्ट करेगा? सोचिए, हर जहाज़ को क्षेत्रीय कह सकते हैं नियम मानने पड़ेंगे। अगर ये नया टोल नियम बन गया तो उसके बाद क्या होगा? इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। और ईरान पहले ही बोल चुका है दुश्मन देशों के जहाज़ ये तब भी यहाँ से नहीं गुजरने देगा। क्या अमेरिका मान जाएगा इस बात को? और जिसके दुश्मन देश है वो केवल अमेरिका नहीं है, इजराइल नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे अन्य देश इसके दुश्मन बनते जा रहे हैं, क्योंकि जो देश इस समय अमेरिका के क्लोज में है वो तमाम ईरान के दुश्मन बाय डिफ़ॉल्ट बन जाएंगे। फिर क्या होगा? इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगी, तेल महंगा होगा, और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि गोली चले बिना भी ईरान दुनिया को आर्थिक झटका दे सकता है। लेकिन अमेरिका पीछा हटने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा, पीछे हटने वालों में से नहीं है।
तो अमेरिका की एक्चुअली जो 5th फ्लीट मिसाइल है, जी हाँ, वो पहले से ही बहरीन में मौजूद है और मिडल ईस्ट में उसके हज़ारों सैनिक आज तैनात हैं अमेरिका के, और एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार गल्फ़ के आसपास घूमते हुए उनको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि समुद्र में सबसे बड़ी ताकत होना अलग बात है और किसी दूसरे के दरवाजे पर लड़ना एक अलग बात होती है। और ईरान अपने घर के पास लड़ रहा है, उसे इलाके की हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं दोस्तों ये जंग एक बहुत ही विकराल रूप धारण कर सकती है। बाकी दोस्तों हो सके तो सीज़ फायर जल्द से जल्द हो जाए, शांति समझौता हो जाए, फिर बीच का रास्ता निकल जाए। लेकिन इस समय अमेरिका और जो ईरान है बिल्कुल बन चुके हैं अंगद का पैर, हल्का सा भी एक भी इंच पीछे हटने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि मेरी सब शर्त मान लो तो मैं तैयार हूँ सीज़ फायर करने के लिए, और इस समय अमेरिका उसकी तमाम शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे ना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा संकट का विषय बन चुका है ये, मतलब कि अमेरिका के लिए फिर ट्रंप के लिए आगे कुआ पीछे खाई वाली स्थिति बन चुकी है। लेकिन अब यहाँ 3 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से अमेरिका के लिए स्थिति और भी अधिक कठिन हो चुकी है। जैसे पहले वजह है ज्योग्राफी। जी हाँ, हॉर्मुज़ इतना संकरा है कि बड़े युद्धपोत आसानी से टारगेट बन सकते हैं। और दूसरा कारण ये है ग्लोबल इकोनॉमी। जी हाँ, अगर यहाँ युद्ध बढ़ा तो तेल की कीमतें $150 $250 प्रति बैरल तक जा सकती है, मतलब पूरी दुनिया में महंगाई का विस्फोट होगा। और तीसरी वजह यह है दोस्तों रीजनल प्रेशर, यानी कि ईरान अकेला नहीं है, उसके पास पूरे क्षेत्र में कई प्रॉक्सी नेटवर्क हैं, जैसे लेबनान, इराक, सीरिया, यमन, हर जगह उसका प्रभाव मौजूद है। यानी कि युद्ध सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा, आगे तक भी फैलेगा। और अमेरिका ताकतवर जरूर है, लेकिन मिडल ईस्ट में हर गोली सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में आग लगा सकती है। इसलिए ट्रंप थोड़ा सोच समझ के चल रहे हैं। वो अलग बात है कि भैया मुझे ट्रंप की ना बुद्धि समझ में आती नहीं है। जब लगता है कि शांति समझौता हो सकता है, अचानक से अपनी अजीबोगरीब दे देता है स्टेटमेंट। क्या ये उम्र का तकाजा है? भाई 70 क्रॉस कर चुका है ट्रंप, इस समय 70 साल से ऊपर का हो चुका है। क्या सच में ये कुछ इसका असर है? आपको क्या लगता है? देखिए, ईरान की रणनीति हमेशा से डायरेक्ट वॉर की बजाय एक प्रेशर पॉलिटिक्स रही है। जी हाँ, वो दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि अगर हम पर दबाव डाला गया तो दुनिया की तेल सप्लाई सुरक्षित नहीं रहेगी। कई बार इसने क्या करा है, काफ़ी सारी जैसे वॉर स्टार्ट हुई तुरंत इसने क्या करा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बाधित कर दिया। जैसे ही सीज़ फायर हल्का सा हुआ इसने ओपन कर दिया 100%। अचानक से क्या हुआ, हमला हुआ इजराइल के द्वारा लेबनान पर, इसने दोबारा क्या करा, शट डाउन कर दिया। एक अलग सा दबाव क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है इस समय ईरान पूरी दुनिया के ऊपर। यानी ईरान सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहा है बल्कि यहाँ पर नेगोशिएशन पावर अपनी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। या अब अगर ओमान ईरान के इस प्लान में खुल करके साथ आता है तो अमेरिका के लिए मुश्किलें और अधिक बढ़ सकती रहे, बहुत पीक पर पहुँच सकती है। क्योंकि अब मामला सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका नहीं है दोस्तों, बल्कि रीजनल मैरीटाइम अथॉरिटी का रूप ले चुका है। और अब चंद घंटों बाद पता चलेगा कि अगर इसने टोल स्टार्ट कर दिया ईरान ने ओमान से मिल करके, तो ये जंग बहुत ही पीक पे पहुंचेगी। एक बहुत बड़ा तांडव होगा, शायद 3rd वर्ल्ड वॉर का जन्म हो सकता है हमारे इस देश के अंदर। क्योंकि वर्ल्ड वैसे ही 2 धड़ों में बढ़ता हमको दिखाई दे रहा है। एक है इजराइल के सपोर्ट में, अमेरिका के सपोर्ट में, और दूसरा धड़ है इस समय ईरान के सपोर्ट में। और दोस्तों अंत में केवल इतना बोलूँगा कि मिडल ईस्ट में अब सिर्फ मिसाइल की लड़ाई नहीं चल रही है, बल्कि समुद्री रास्तों, तेल सप्लाई और आर्थिक ताकत की जंग शुरू हो चुकी है। जी हाँ, ईरान धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है जहाँ बिना गोली चलाए भी वो दुनिया पर एक दबाव बना सके। अब देखना ये होगा क्या अमेरिका इस रणनीति को रोक पाएगा, क्या ओमान खुल करके ईरान का साथ दे पाएगा, और क्या हॉर्मुज़ आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल प्रेशर पॉइंट बनने वाला है। बट आपको क्या लगता है, क्या ईरान सच में अमेरिका को मिडल ईस्ट से पीछे धकेल सकता है? थिंक अबाउट इट। कमेंट करके आप मुझको जरूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कल इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।